नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए मोसाद के एक खुफिया मिशन पे बनी फिल्म म्यूनिक लेके आया हूँ। ये फिल्म 2005 पे आई थी और इसमें जो IMDb रेटिंग है वो 7.5 है, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो फिल्म है ये मोसाद के खुफिया मिशन को लेकर बनी है। असल में आपको पता होगा कि 1972 में जो ओलंपिक हो रहा था जर्मनी में, वहाँ पे हुआ ये कि इसराइल के कुछ खिलाड़ी थे जिनको बंधक बना लिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। और बाकी बंधक बनाने के बाद उनको कैदी बना के डिमांड रखी गई थी कि इसराइल के पास जो आतंकवादी है उन्हें छोड़ दिया जाए। अगर इसराइल आतंकवादियों को नहीं छोड़ता तो उनके खिलाड़ियों की जान ले ली जाएगी। तो आखिर में होता यही है कि इसराइल किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ता, मगर बदले में उनके सारे खिलाड़ी मारे जाते हैं। उसका बदला कैसे लिया जाता है उस पर यह फिल्म है। तो बिना किसी देरी के मैं इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन को शुरू करता हूँ। तो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 1972 का जो म्यूनिक ओलंपिक था उसकी न्यूज़ रिपोर्ट चल रही होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि इसराइल के खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने बंधक बना दिया है और उनकी डिमांड है कि इसराइल बाकी के आतंकवादियों को छोड़ दे, वरना बाकी के खिलाड़ियों को मार दिया जाएगा। तो इसराइल आतंकवादियों को नहीं छोड़ता। बदले में होता यह है कि एक दिन को जब आतंकवादी उनको लेके एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इन सब खिलाड़ियों को वो इस्लामिक देश में ले जाए और वहाँ पे जाके वो अपनी शर्तों को मनवा सकते हैं। तो जो एयरपोर्ट पे ये लोग लेके जाते हैं सारे खिलाड़ियों को, आतंकवादी, तो वहाँ पे गोलीबारी होती है और आखिर में जो आतंकवादी होते हैं वो सभी खिलाड़ियों को वहाँ पे मार देते हैं। तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे जो गोलीबार हुआ था वहाँ पे आतंकवादी भी मारे जाते हैं और जो बचे हुए आतंकवादी होते हैं वो मरते मरते वो जो खिलाड़ी होते हैं इसराइल के उन्हें भी मार देते हैं। तो इस तरीके से सभी लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। इसको लेके काफ़ी शोक मनाया जाता है, काफ़ी दुखी हो जाते हैं सभी जगह पे लोग। आखिर में हम देखते हैं कि इसराइल की जो प्राइम मिनिस्टर होती है और उनकी जो टीम होती है वो इस घटना का बदला लेने के लिए, जिसको लेके वो लोग एक मिशन को अप्रूव करते हैं और उसके हिसाब से एक सही आदमी ढूंढने निकल पड़ते हैं कि जो इस ऑपरेशन को लीड कर सके। अब यहाँ पे फिल्म में एंट्री होती है रमेश की। रमेश एक सरकारी अधिकारी होता है जो कि इसराइल के मोसाद के अंदर काम कर रहा होता है। उसे पहले तो बुलाया जाता है मीटिंग के लिए और उसे बताया जाता है कि हम तुम्हें इस तरीके से मिशन देना चाहते हैं। तो जो रमेश होता है वो मिशन को लेने के लिए हाँ कर देता है और उसे बाकी सारी चीज़ें बताई जाती है। आगे हम देखते हैं कि रमेश मिशन पे जाने से पहले रात को ही कुछ बड़ा करने लगता है। हालांकि सुबह होते होते वो जो बड़ा होता है वो छोटा भी हो जाता है, मगर रमेश यहाँ पे नहीं रुकता। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो जो ऑफिस वाले होते हैं वो उसे अपनी नौकरी में से पहले तो निकाल देते हैं, जिससे कि उस पर कोई आधिकारिक क्लेम ना बच पाए, और फिर उसे वो ऑपरेशन पे हायर कर देते हैं, जिससे कि वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति की तरीके से ऑपरेशन में काम कर सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसराइल का जो ब्यूटीफुल समुद्र किनारा होता है वहाँ पे शूटिंग की जा रही होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसराइल का समुद्र किनारा कितना सुंदर है। तो यहाँ से रमेश सब कुछ समझने के बाद फ्लाइट पकड़ के निकल पड़ता है म्यूनिक। जब वो म्यूनिक जाता है तो वहाँ पे उसे लॉकर में से पैसों के बंडल दिए जाते हैं। ये बंडल इसलिए होते हैं क्योंकि ये किसी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं दिखाना चाहते, इसलिए इन्होंने लॉकर में पैसे रख दिए होते हैं जिससे कि बैंकिंग व्यवस्था में किसी तरीके का पैसा ना दिख सके। तो जो रमेश होता है वो लॉकर में से पैसे निकालता है और अपना ठेला भर के वहां से निकल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि पहली बार रमेश की पूरी टीम को यहाँ पे बताया जाता है लंच करते हुए। ये लोग हर रोज एक अपार्टमेंट पे जमा होते हैं, वहाँ पे रह रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि रमेश एक अंडरवर्ल्ड की महिला से मिलता है और वो उन सभी अपराधियों के लोकेशन के बारे में पूछता है उन्हें। तो वो जो रमेश होता है वो उन्हें बहुत सारे पैसे देता है, डॉलर के बंडल, और वो जो महिला होती है वो उससे लोकेशन बता देती है सभी आतंकवादियों के। जिसके बाद जो रमेश और उसकी टीम वाले होते हैं वो लोग उस आतंकवादी का पीछा करने निकल पड़ते हैं जिसने उस हमले को प्लान किया था। आगे हम देखते हैं कि वो लोग उसे एक बिल्डिंग के कोने में पकड़ते हैं और वहाँ पे उसे गोलियों से भून के निकल जाते हैं। तो ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दूसरे अपराधी को मारने के लिए ये लोग पहले तो उसके ऑफिस जाते हैं अपना नाम बदल के और वहाँ पे उससे थोड़ा बातचीत करते हैं। जिसके बाद ये लोग उसके टेलीफोन का आकार माप लेते हैं और उसके अंदर बॉम्ब लगा देते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो आदमी टेलीफोन उठाता है वहाँ पे धमाका होता है और वो मारा जाता है। जिसके बाद सारे कांच के परखच्चे उड़ के नीचे सड़क पे गिर जाते हैं और वो लोग वहाँ से अपना काम खत्म करके निकल लेते हैं। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि रमेश हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि उसकी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया है, जिसके लेके वो काफ़ी खुश होता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि वो अपने परिवार को इसराइल से हटा के अमेरिका भेज देता है ताकि वो सुरक्षित बना रहे वहाँ पे।
तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं आगे के सीन पे। अब आगे हम देखते हैं कि जब ये लोग तीसरे आतंकवादी को मारने का प्लान बना रहे होते हैं तो ये लोग उसके बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे बम लगाने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद रमेश जो होता है वो उसके बाजू में ही कमरा लेता है, यानी कि वो जो आतंकवादी जिस होटल में रह रहा होता है उसके बाजू में वो कमरा लेके रह रहा होता है, जिससे कि वो उसके बारे में पता कर सके। और उसके जो बाकी के साथी लोग हैं वो नीचे वेट करके खड़े होते हैं रिमोट कंट्रोल लेके, जिससे कि वो रिमोट कंट्रोल से बम को उड़ा सके। तो ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि बाजू का जो कमरा होता है, यानी कि जो आतंकवादी के दोनों तरफ के जो कमरे होते हैं, एक कमरे में रमेश रह रहा होता है और दूसरे कमरे में एक कपल रह रहा होता है। वो लोग पूरी रात ठोकम पट्टी कर रहे होते हैं, जिसको लेकर रमेश थोड़ा चिंतित हो जाता है। वो सोचता है कि अगर इस आतंकवादी को मारा गया तो ये कपल को भी नुकसान पहुंच सकता है और हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि रमेश दीवार से दूर सो रहा होता है, इसलिए उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। मगर आखिर में जो रमेश होता है वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करता और वो आखिर में अपने कमरे की बत्ती बुझा देता है, जिससे कि बाहर जो उसके टीम के लोग बैठे थे उसे आइडिया लग जाता है कि अब बत्ती बंद हो चुकी है, तो यानी कि अब उसे धमाका करना चाहिए। तो ये लोग धमाका करते हैं और आगे हम देखते हैं कि रमेश धमाका हो जाने के बाद अपने कमरे में से बाहर निकलता है। वो भी थोड़ा, उसे भी थोड़ी चोट लगी होती है, हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो आतंकवादी होता है उसकी लाश पंखे पे जाके लटक गई होती है, क्योंकि धमाका बिस्तर के नीचे हुआ था इसलिए। तो ये तो यहाँ पे होता है, मगर बाद में वो जो कपल होता है जो पूरी रात ठोकम पट्टी कर रहा होता है, रमेश उन्हें जाके बचाता है। हालांकि वो जो लड़की होती है वो अंधी हो चुकी होती है, हालांकि उसकी आंखों को पता नहीं ठीक कर सकते कि नहीं वो नहीं बताया गया, मगर इतना बताया गया कि वो जो लड़की है वो कुछ समय के लिए देख नहीं पा रही होती है, जिसको लेके ये लोग दुखी होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये जो धमाका था वो इतना खतरनाक कैसे था, क्या कोई हमारे साथ ट्रिक तो नहीं कर रहा। ये लोग इस पर ज़्यादा विचार नहीं करते। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे हम देखते हैं कि चौथा आतंकवादी मारने के लिए ये लोग बेरूट जाते हैं, यानी कि लेबनान की राजधानी पे। वहाँ पे ये लोग अपने बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं, जिससे ये लोग घाघरा चोली पहना देते हैं, यानी कि स्कर्ट वगैरह, विदेशी घाघरा स्कर्ट कहो जो भी कहो। और ये लोग लिपस्टिक वगैरह लगा के वहाँ निकल पड़ते हैं अपने लड़कों को, यानी लड़कों को लेके। तो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो देखता है कि अरे ये तो लड़का लड़की है ही नहीं, ये तो सब एलजीटी वाले लोग हैं। मगर ये जो समझने के बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसे मार दिया जाता है, जिससे कि वो चिल्ला ना सके। आगे हम देखते हैं कि ये लोग होटल के कमरे में जाते हैं और वहाँ पे एक एक करके सभी आतंकवादी को मार देते हैं और फिर ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। पांचवें आतंकवादी को मारने के लिए ये लोग उसके होटल के कमरे में टीवी रिपेयरिंग करने का नाम लेके जाते हैं। बाहर जो सिक्योरिटी खड़ा होता है उसे ये लोग कुछ पैसे दे देते हैं, जिससे कि वो सिक्योरिटी अपना मुंह बंद रखे या फिर उसे जाने दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रमेश होता है वो उसका टीवी खोलता है और टीवी के अंदर बम फिट कर देता है। अब शाम को जब बम फोड़ने का समय होता है तो इनका रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा होता, या तो फिर बम खराब था या तो रिमोट कंट्रोल खराब था, दोनों में से कोई एक ही चीज़ खराब थी। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उनका जो एक टीममेट होता है विकास अंकल, तो जो विकास अंकल होते हैं वो एक ग्रेनेड लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं बिना किसी को बताए। तो बाकी के जो टीममेट होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये बुड्ढा यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता नहीं, ग्रेनेड लेके निकल पड़ते हैं और वो सीधा होटल के कमरे में घुस जाते हैं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी वाला अंकल, वो सोचता है कि यार ये बुड्ढा यहाँ पे वापस क्यों आ गया। वो उसे रोकने का प्रयास करता है, मगर तब तक जो विकास अंकल होते हैं वो लात मार के दरवाज़ा तोड़ देते हैं जिसके अंदर आतंकवादी था, और फिर वो ग्रेनेड को सीधा खोल के उस कमरे के अंदर डाल देते हैं और दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। तो होता ये है कि वो ग्रेनेड के साथ टीवी भी फट जाता है और सब कुछ फट जाता है, जिससे कि कमरे के अंदर जो जितना भी बारूद होता है वो सब कुछ एक्सप्लोड कर जाता है। तो जिसके बाद जो विकास अंकल होते हैं वो वापस नीचे उतर जाते हैं। तो सामने से जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो देखता है और समझता है कि ये लोग सबको मारने के लिए आए थे यहाँ पे। आखिर में हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी गोलीबारी होती है। गोलीबारी के बाद जो रमेश और उसकी टीम वाले लोग होते हैं वो वहाँ से भाग निकलते हैं, और आखिर में जो ये लोग देश को छोड़ने के लिए उसके समुद्री पोर्ट पे चले जाते हैं, जहाँ से माल सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यानी कि वहाँ पे चेकिंग कम होता है, इसलिए ये लोग समुद्र के रास्ते से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ये लोग अपने पांचवें आतंकवादी को भी मार देते हैं। अब चलते हैं दूसरे सीन पे। एक दिन जो रमेश होता है वो एक बार के अंदर दारू पी रहा होता है। वहाँ पे उसे रिंकी दिखती है। रिंकी उससे थोड़ी बहुत बातचीत करती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पबजी खेलना चाहोगे। तो जो रमेश होता है वो कहता है कि नहीं, मेरी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं पबजी नहीं खेलूँगा। तो उस रात वो अपने होटल के कमरे में जाता है और वहाँ पे वो अपनी बीवी को फ़ोन करके थोड़ी बहुत बातचीत करता है और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि रमेश जब
अपने कलीग के रूम में जा रहा होता है, विकास अंकल के रूम में जा रहा होता है, तो वहाँ पे उसे परफ्यूम की खुशबू आती है और वो समझ जाता है कि ये जो परफ्यूम की खुशबू है ये तो उसी लड़की के परफ्यूम की खुशबू है। तो जब वो दरवाजे में बंदूक लेकर अंदर कमरे में जाता है तो वो देखता है कि विकास अंकल नंगे पड़े हैं बिस्तर पे और वहाँ पे उनका खून बह रहा है सर के पीछे से। जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि वो जो रिंकी थी वो कोई जासूस वगैरह थी और ये लोग उसको पीछे करने के लिए उसके पीछे निकल पड़ते हैं। तो जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं वो बताते हैं कि रिंकी एक डच नागरिक है और वो पैसों के लिए काम करती है और ज़्यादा उसका तो कुछ कनेक्शन नहीं है। तो ये लोग उस लड़की को मारने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि उसने विकास अंकल को मारा था इसीलिए। तो जो रास्ते में जो रमेश का साथी होता है, रमेश का साथी उसे कहता है कि अबे हम तो ज्यूस है, हम लोगों को कब से मारने लगे, किसी और वो भी एक लड़की को मार के तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो, ये अच्छा थोड़ी है किसी के लिए। तो जो रमेश होता है वो कहता है कि यार हम तो नौकरी कर रहे हो और नौकरी में अब क्या ही सोचना। ये सीन फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब रिंकी अपने कमरे में होती है तो रमेश और उसके साथी वहाँ जाते हैं उसे मारने के लिए। हालांकि रिंकी उसे ऑफर करती है कि एक काम करो तुम लोग मेरे साथ पबजी खेल लो, मगर जो रमेश के जो साथी होते हैं वो सख्त लौंडे होते हैं, वो उसके साथ पबजी खेलने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो उसे बंदूक से गोली मार देते हैं और जिसके बाद जो रिंकी होती है वो आखिरी बार अपनी बिल्ली को गले लगाती है और वो सोफे पे जाके गिर जाती है और वहाँ पे मर जाती है वो। जिसके बाद ये सभी लौंडे अपना काम करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब इतनी सब कुछ हत्याएं खून खराबा देखने के बाद जो रमेश होता है वो काफ़ी डर गया होता है क्योंकि उसने कभी इतना खून खराबा देखा नहीं होता अपने जीवन के अंदर। वो अपना बिस्तर चेक करता है कि कहीं उसके बिस्तर के नीचे तो बम किसी ने नहीं लगाया। साथ में वो अपने टेलीफोन को भी चेक करता है कि टेलीफोन में तो किसी ने बम नहीं लगा दिया। और आखिर में वो अपने टीवी को भी खोल के देखता है कि कहीं टीवी के अंदर बम ना हो। तो उसके घर में तो बम नहीं होता, मगर उसके जो साथी लोग होते हैं जो अलग घर में रह रहे होते हैं उसके अंदर बम होता है। तो उस बम के अंदर सभी साथी लोग मारे जाते हैं। अगले दिन जब रमेश को ये खबर पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। जिसके बाद वो अपने अंडरवर्ल्ड के साथी से मिलता है जो उसे इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है। तो वो जो अंडरवर्ल्ड का साथी होता है वो उसे कहता है कि देखो तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया है और इसलिए सभी लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अब हो सकता है कि वो तुम्हें यहाँ से जिंदा ना भी जाने दे। हालांकि मैं पक्का तो नहीं बता सकता कि वो जो तुम्हारे साथियों की मौत हुई वो बम बनाने से हुई या फिर किसी ने जानबूझ के उन्हें मारा, ये बताना मुश्किल है। वो कहता है कि जो लोग बम बनाते हैं वो बहुत बार बम बनाते बनाते ही मारे जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी ही गलती से मारे गए हो, हालांकि किसी को कह तो नहीं सकते कि किसने किया। और हो सकता है कि इसके पीछे तुम्हारी अपनी सरकार का भी हाथ हो, सरकार के ही लोग अपने ही लोगों को मरवा रहे हो जिससे कि इस मिशन के बारे में किसी को पता ना चल सके। तो रमेश उसकी बात सुनता है और फिर इसे वहाँ से वो निकल लेता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि रमेश और उसका एक दूसरा साथी दोनों मिलके एक आतंकवादी को मारने के लिए जाते हैं। हालांकि वो अपना स्नाइपर पॉइंट वहाँ पे करके बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे एक जो आतंकवादी होता है, दूसरा लड़का होता है, वो वहाँ पे आके चिल्लाने लगता है, जिसको चुप करने के लिए रमेश और उसका जो दूसरा साथी होता है वो उसे गोली से उड़ा देते हैं। उसका भेजा फ्राई हो जाता है वहाँ पे। तो ये सब सुनने के बाद वहाँ पे जो गोलीबारी शुरू हो जाती है, छत के ऊपर से जो बाकी के गार्ड होते हैं वो गोलियां चलाने लगते हैं। जिससे बचने के लिए रमेश और उसके जो टीम उसका जो साथी होता है वो वहाँ से भाग निकलते हैं और अपनी बंदूक वगैरह वहाँ पे छोड़ के निकल पड़ते हैं, जिससे कि उनका वजन कम हो जाए और वो वहाँ पे दरवाजे पे छलांग लगा के वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये लोग इस ऑपरेशन को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। तो जब रमेश इजराइल वापस जाता है तो उसका एक बयान रिकॉर्ड किया जाता है। हालांकि रमेश कुछ बताता नहीं है। जो मोसाद के लोग होते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि वो म्यूनिक जाके किन लोगों के साथ काम किया है, अंडरवर्ल्ड में कौन लोग हैं, वो क्या काम करते हैं। तो जो रमेश होता है वो उसे बताने से मना कर देता है क्योंकि उसे डाउट है कि उसकी अपनी सरकार उनके लोगों को मरवा देगी, यानी कि जो अच्छे भी लोग हैं अंडरवर्ल्ड के अंदर उनको ये ख़त्म करवा देगा और इसलिए वो लोग हो सकता है कि फ्यूचर में किसी तरीके का काम ना कर पाए। तो जो रमेश होता है वो किसी भी अंडरवर्ल्ड के लोगों की जानकारी नहीं देता और वो चुप हो जाता है, जिसके बाद उसे दबाव बनाया जाता है उसके ऊपर। मगर रमेश होता है वो मुंह नहीं खोलता क्योंकि वो आधिकारिक रूप से किसी के अंदर काम नहीं कर रहा है। इसीलिए आगे हम देखते हैं कि रमेश अपना काम खत्म करके वापस अमेरिका जाता है और वहाँ पे वो अपने परिवार से मिलता है और वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मली कंटिन्यू करता है। एक दिन होता है कि रमेश जब अपनी बेटी के साथ कहीं बाहर जा रहा होता है तभी एक काली कार उसके पीछे से आके निकल जाती है, जिसे देख के वो थोड़ा डर जाता है। तभी वो अपने अंडरवर्ल्ड के लोगों को कॉल करके पूछता है कि कहीं तुम लोगों ने तो मेरे पीछे कुछ लोगों को नहीं लगाया।
तो जो अंडरवर्ल्ड का आदमी होता है वो कहता है कि नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे, हमें तो अपना पैसा मिला और काम खत्म, तुम अपना काम करो, हमें क्या। जिसके बाद जो रमेश होता है वो थोड़ा शंकास्पद हो जाता है। वो सोचता है कि अगर अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मेरे पीछे लोग नहीं लगाए तो हो सकता है कि मेरे अपनी सरकार के लोगों ने मेरे पीछे लोगों को लगाया हो। जिसके बाद जो रमेश होता है वो मोसाद की ऑफिस में जाता है और वहाँ पे वो धमकी दे के आ जाता है कि अगर मेरे परिवार को और मुझे अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी सरकार को मीडिया के सामने जाके नंगा कर दूंगा और तुम्हारे सारे ऑपरेशन को उनके सामने ला दूंगा, जिससे कि तुम्हारी सरकार पे बहुत बड़ा प्रेशर आएगा और तुम लोगों को रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये धमकी देने के बाद वो वहाँ से आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि रमेश रात को वापस कुछ बड़ा करने लगता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो इसराइल के मोसाद से एक अधिकारी आके उसे मिलता है और वो कहता है कि रमेश देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे पीछे नहीं है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। और आखिर में वो उसे ऑफर देता है कि अच्छा रहेगा कि अगर तुम वापस इसराइल आके रहने लगो, क्योंकि अमेरिका में क्या ही है, तुम रहोगे तो यहाँ पे। मगर जो रमेश होता है वो मना करता है। वो कहता है कि नहीं, अब वो अमेरिका में यहाँ पे रहना शुरू करेगा, क्योंकि वो जानता नहीं कि वो अच्छा कौन है और बुरा कौन है, क्योंकि जो देश की सरकार है वो भी डबल क्रॉस कर रही होती है, इसलिए वो अपनी सरकार पे भी पूरा विश्वास नहीं कर पाता। आखिर में हम देखते हैं कि जो रमेश होता है वो पूछता है कि हमने तो 6-7 लोगों को ही मारा था, बाकी के लोगों का क्या हुआ। तो जो मोसाद का अधिकारी होता है वो कहता है कि बाकी के लोगों को बाकी की टीम मार देगी, तुम अकेली टीम थोड़ी थे कि तुम अकेले ही मारते, हमने बाकी की भी टीम बनाई है जो अपना काम धीरे धीरे कर रही है और अपना काम करके आ जाएगी। तो ये सब सुन के आखिर में हमें बताया जाता है कि जितने भी अपराधी थे सारे अपराधियों को इसराइल के मोसाद ने मार दिया था, और इस तरीके से म्यूनिक ओलंपिक में जो भी हत्याकांड हुआ था उसके पीछे जितने भी साजिश करता थे सबको ख़त्म कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये फिल्म यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इसको लेकर आपका जो विचार है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको एक रिव्यू कैसा लगा। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है यहाँ पे। और हो सके तो लाइक भी कर दो, थोड़ा शेयर भी कर दो। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।